गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं जगबीर सर आप सबों का यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का वीडियो, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद ऐसे ही आगे सीरीज में हम सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना के आपको उपलब्ध कराएंगे। तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला आपका प्रश्न इसमें हो जाएगा 1 नंबर में गोलीय दर्पण। गोलीय गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास करने का मतलब है कि गोलीय दर्पण एक गोला होता है, गोले का भाग है। तो इसका जो वृत्ताकार सीमा रेखा, तो बाहर बाहर का जो भाग होगा ये वृत्ताकार सीमा रेखा बाहरी भाग होगा। तो इसे हम लोग कहेंगे वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो होता है वो क्या कहलाएगा। तो इसे कहेंगे हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो दांतों का यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण यहाँ पे समतल दर्पण में हम लोग देखते हैं कि सीधा प्रतिबिंब बनता था, और अवतल दर्पण में उल्टा एवं बड़ा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते थे। तो यहाँ पे दांतों के मरीजों का प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो इसका दूसरा का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ से किस किस बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऋणात्मक होगा। तो प्रतिबिंब जब ऋणात्मक होता था तो उस स्थिति में हम यहाँ पे देखते थे कि कोई भी यहाँ पे जब वस्तु को रखा जाता था, यदि मान लेते हैं उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो हम अवतल दर्पण में वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा जब नीचे की ओर इस प्रकार से अगर नीचे की ओर बनता है तो वह ऋणात्मक होता था। और दर्पण के बाईं और जिस जिस दर्पण के जिस साइड में वस्तु होता था उधर ही हो तो वह वास्तविक बनता था। तो यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो मतलब कि वह माइनस में होगा, तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 के आपका हो जाएंगे ए सही हो जाएंगे। तीसरा के ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में होगा आपका हो गया निम्नलिखित 4 नंबर 4 नंबर में आपका हो जाएगा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम लोग गोलीय दर्पण में यहाँ पे सीखे थे कि गोलीय दर्पण के यहाँ पे ध्रुव होगा पी दोनों साइड में, और ये बीच में सी होता था यहाँ पे एफ। तो फोकस दूरी और एफ के बीच में संबंध हम लोग कहते हैं एफ बराबर r/2। ए बराबर r/2। यदि r का मान आपका दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपके हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दर्पण यदि उत्तल है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता की त्रिज्या धनात्मक होती है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे क्या चीज इसका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा ये सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। यहाँ से हम लोग समतल सतह पे परावर्तन के नियम को समझे थे। यहाँ पे आपतित प्रकाश और यहाँ पे परावर्तित प्रकाश जब निकलेंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था। इसे आई से सूचित किया जाता है या आर से। तो कोण आई इक्वल टू कोण आर हम लोग देते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड
प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड को देखेंगे तो यहाँ से आपके कुछ ऑप्शन, आपको पहला नंबर ऑप्शन ही मिल जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि हवा और निर्वात दोनों ऑप्शन में हो तो हम निर्वात को लेंगे, निर्वात। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको हो जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे कि ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है। ध्वनि प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश आपको हो जाएगा विद्युत चुंबकीय की तरंग का उदाहरण है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण करती है, जिसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग भी इसे हम लोग कहते थे। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का भी उदाहरण यहाँ पे होगा। तो आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम है, प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन, परावर्तन कहे या अपवर्तन कहें, दोनों के दो ही नियम होंगे हमेशा, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपके जो होंगे सही हो जाएंगे, दो नियम होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा, तो यहाँ पे बता दिया गया था कि अवतल दर्पण और समतल दर्पण, अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, छोटा, बराबर और सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का बड़ा, छोटा या बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा कह रहा है तो बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता की त्रिज्या के बीच संबंध F = R/2, A = R/2, या यहाँ से लिखेंगे R = 2F, R = 2F। आपके ऑप्शन में देख लो जो भी सही होंगे। F = R/2, ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी। यहाँ पे उपयोग में हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, रोगियों के दांत, नाक और कान के इलाज में किया जाता था। परावर्तक सतह के रूप में सर्च लाइट में किया जाता था ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी सही हो जाएंगे, बी। 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने में अभी बोले अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र में यहाँ पर रिलेशन हम लोग प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर 1/f लेते थे। यहाँ पे अगर प्लस है तो दर्पण सूत्र, प्लस अगर हो गए तो दर्पण सूत्र, और माइनस हो जाएंगे तो लेंस सूत्र। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर जो भी कौन ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है डी ऑप्शन आपका सही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, दर्पण सूत्र होगा तो प्लस और लेंस सूत्र होगा तो माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब को देखा जाए तो हम लोग समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। समतल दर्पण किसी वस्तु का आभासी, समतल दर्पण में हम लोग सीखे थे कि जब भी ये अगर दर्पण रख दिया जाए समतल दर्पण और यहाँ से एक प्रकाश की किरणें लेते हैं, ये लंबवत प्रकाश जब इस पे आती है लंबवत, तो उसी पथ में वापस लौट जाती है और यहाँ से परावर्तन के नियम के अनुसार तो इधर में एक इमेजिंग करता हुआ अगर रेखा लिया जाए तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता की त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता की त्रिज्या क्या थी। अभी क्वेश्चन हम लोग किए हैं F = R/2, आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में क्वेश्चन आपका हो गया, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एक नंबर में है अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और
सभी दर्पण में। तो यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब और आवर्धित करने का मतलब है कि बड़ा बड़ा काल्पनिक और आवर्धित बड़ा, तो यहाँ बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही केवल बनता है। तो 17 नंबर के ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका प्रश्न हो गया 18 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आपको बता दिया गया था कि अगर वस्तु के आकार में कहा जाए तो छोटा बनता है, आकार में छोटा बनता है। और वस्तु में यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि वास्तविक है या आभासी है, तो यहाँ पे हम कहें कि वह आभासी बनता है या काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दिया गया था, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन का प्रतिबिंब जो हो जाएगा कि एक तो इसमें काल्पनिक हो जाएंगे और छोटा हो जाएंगे। हरासित शब्द का प्रयोग किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी शब्द होगा, बी सही हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होगा काल्पनिक एवं हरासित, हरासित मतलब छोटा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे ईंट है। ईंट क्या है? ईंट हो गया कि पारदर्शी, यहाँ पे वस्तु के बारे में बताया गया, अपारदर्शी और पारभासी। तो हम पारदर्शी वस्तु मतलब जिसे प्रकाश गुजर जाता है, जैसे जल हो गया, शीशा हो गया, इससे प्रकाश पास आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन अपारदर्शी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश नहीं गुजरता हो। तो ईंट कैसा पदार्थ है, इससे प्रकाश नहीं गुजरता है, ईंट से प्रकाश पास आउट नहीं होंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। बी आपके ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में, हमारी आंखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुओं को हमारी आंखें देख सकती है? तो जब तक कि दीप्त वस्तु से प्रकाश अगर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है तो हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। मतलब जब उससे हम लोग वस्तु का प्रकाश जब आंखों तक आती है तो परावर्तित प्रकाश से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पे आपके दीप्त या प्रदीप्त शब्द का प्रयोग किया गया, दोनों ही सही शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्लियर है, सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा कि 21 नंबर प्रश्न में क्या लिखता है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रही है। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहले हम लोग इसका सॉल्व करेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति अगर दर्पण की ओर इधर की ओर आ रहा है तो इसकी चाल अगर 3 मीटर प्रति सेकेंड या जो कुछ भी हो, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो वहां जो वस्तु में प्रतिबिंब की ओर जो वस्तु आएगी तो उसकी गति दर्पण से आपको लगेगा कि हमारा प्रतिबिंब मेरे ओर दुगनी गति से आ रही है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, दुगनी गति से आ रही है, तो यहाँ से दुगनी गति, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक मनुष्य समतल दर्पण में की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो प्रतिबिंब की चाल दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी हो जाएगी तो आपका ऑप्शन नंबर क्लियर है, 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड, सी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिख देता है कि संयुग्मी फोकस संभव है। संयुग्मी फोकस मतलब कि एक साथ में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 23 नंबर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एफ बराबर आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 2f मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर दर्पण उत्तल है तो प्लस लेंगे, तो आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने। निकट स्थित वस्तु का निकट स्थित अवतल दर्पण में होता था, निकट स्थित वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता था, लेकिन वस्तु जैसे जैसे दूर जाती थी तो यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब बनने लगता था। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी क्लियर है। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को के जब निकट रखा जाता है तो वह आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि जैसे जैसे वस्तु की स्थिति दर्पण से दूर होती जाएगी उसका प्रतिबिंब छोटा बनता चला जाएगा। नेक्स्ट आपके प्रश्न देखा जाए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़ी हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी भी दूर खड़ा हो तो आपका प्रतिबिंब हमेशा
सीधा ही बनता है। तो ये आपके हो जाएंगे समतल और उत्तल। समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, समतल दर्पण में हमेशा और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 26 नंबर में लिखता है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी दूरी पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं छोटा बनता है। तो छोटा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब आपका सभी दर्पण बनाते हैं। तो समतल दर्पण किसी वस्तु का आभासी बनाता है लेकिन बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधा एवं छोटा कहता है तो हम उत्तल दर्पण को क्लियर करेंगे। बी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, बी। 27 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो यहाँ से हम लोग समझ लेंगे उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाएगा। तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तल दर्पण वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएंगे, ध्रुव तथा फोकस के बीच ही बनाते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को डैश करती है। अवशोषित करने से नहीं देखेंगे, परावर्तित से देखेंगे। परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, किस दर्पण में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? किस दर्पण में वस्तु का वास्तविक कहता है कि नहीं बनता है, मतलब आभासी बनता है? तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल में भी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे समतल दर्पण तथा अवतल दर्पण सभी दर्पणों में, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन आपका हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद ऑप्शन आपका है प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, फोकस से जब किरणें निकलती थी फोकस से, तो हम लोग कहते थे कि जब फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर ऐसे गुजर जाती थी अवतल दर्पण में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 4 किरण आरेख के बारे में आपको पढ़ाया गया था, एक ध्रुव की दिशा में, फोकस की दिशा में, वक्ता केंद्र की दिशा में और प्रधान अक्ष के समानांतर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 31 नंबर, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ से आपके ऑप्शन हो जाएंगे समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? प्रकाश की एक किरण, ये समतल दर्पण मान लिया जाए, यहाँ से एक किरणें, प्रकाश की किरण जब समतल दर्पण 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रही है, यहाँ से 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का कोण बनाएगी तो यहाँ पे कोण बनेंगे 90 डिग्री होंगे तो 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के बराबर परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन के बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे, 30 डिग्री। यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का दर्पण से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री बनेंगे। तो ये आपके अभिलंब होते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे 60 30 90, तो 30 डिग्री का कोण आपतन कोण, तो परावर्तन कोण का मान भी आपका 30 डिग्री क्लियर हो गया। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है आभासी, क्लियर है, आभासी प्रतिबिंब बनता था समतल दर्पण में। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? सीधा होगा। एक ही स्थिति में ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता था तो दर्पण के पीछे आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनते थे, दर्पण के पीछे आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनते थे। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे फोकस और ध्रुव के बीच, तो मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र से परे आपके ऑप्शन में देखा जाएगा तो हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी आपके
सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक उत्तल में नहीं मिलेंगे, समतल में भी नहीं मिलेंगे, केवल अवतल में मिलेंगे, अवतल दर्पण में मिलेंगे। तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है। यही आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही। 37 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आपका यहाँ पे हम लोग क्लियर कर दिए थे, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। सॉरी, 37 नंबर क्वेश्चन फिर रिपीट करेंगे। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? आवर्धित हो और काल्पनिक हो। आवर्धित मतलब बड़ा हो तो, और यहाँ पे कहा कि काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में एक ही स्थिति में बनता है, तो वो हो जाएंगे फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस पर नहीं होंगे, फोकस के अंदर, फोकस के अंदर कह रहा है मतलब दर्पण की ओर, बी आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्राप्त होता है। यदि वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक हो, इसका मतलब वस्तु को हमेशा हम लोग दर्पण के प्रधान अक्ष, जो मुख्य अक्ष से ऊपर रखते थे, तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो माइनस, तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो होगा। साइड मिरर के रूप में उपयुक्त दर्पण है। साइड मिरर के रूप में हम लोग यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग करते थे। यहाँ पे लेंस मिसिंग हो गया है, लेंस दर्पण होगा उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह आपका हो जाएगा अवतल। ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएंगे, अवतल दर्पण। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश एक तरंग है, उदाहरण है किसका? द्विध्रुव चुंबकीय के तरंग का, जिसे अनुप्रस्थ के तरंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर। 45 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आवर्धन 1 के बराबर होगा, 1 होगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अभिसारित होती है, अपसारित होती है, समानांतर होती है, नहीं अपसारित होती है। लंबवत गिरती है तो अपसारित होगा, अपसारित। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। गोलीय दर्पण में परावर्तक, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है, दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, वहां विसरित परावर्तित होता है। तो ये आपके ऑप्शन होगा, होता है। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। यहाँ पे भी जैसे कि हम लोग गोलीय दर्पण में ध्रुव पर जब प्रतिबिंब बनता था, उसमें तो परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद आगे निकल जाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, होता है। 48 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? गोलीय दर्पण में तो हम लोग ध्रुव से नापते थे, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती थी।
49 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है, अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा। अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा। फोकस पर बनेगा तो आवर्धन बराबर यहाँ पे 0 होगा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही छोटा। पचास नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है साइड मिरर के रूप में देखने के लिए। नेक्स्ट आपके प्रश्न जाएंगे, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु बीम की स्थिति होगी सीधा, आभासी और आवर्धित बड़ा, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया था कि यहाँ जब ध्रुव फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी जाती थी तो यह दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनते थे। तो ध्रुव और फोकस के बीच डी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन में लिखता है, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो वस्तु का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी और बड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गए। 53, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्ता की त्रिज्या की होती है आधी। एफ बराबर हम लोग लिखे हैं r/2, ये आपके हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसको ध्यान रखना है। 54 नंबर क्वेश्चन, कहां पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। वस्तु को कहां रखेंगे कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट आपके प्रश्न हो जाएंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिंदु स्रोत के समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। किसके द्वारा बिंदु स्रोत के समानांतर किरण पुंज लिख सकता है। तो ऑप्शन आपको हो जाएंगे, ए में अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में समानांतर इसमें किरण पुंज प्राप्त होते थे। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 56 नंबर वस्तु में छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु में छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। तो यहाँ से उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। 57 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब तीनों प्रकार के दर्पण में यहाँ से ऑप्शन लिखते हैं, समतल हो गए, अवतल हो गए, उत्तल हो गए, सभी प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो डी आपका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन में लिखता है कि परावर्तन का कोण होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण। परावर्तन के कोण के बारे में हम लोग यहाँ से रेखा खींच के आप समझ सकते हैं, ये अभिलंब है, यहाँ से एक रेखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और अपरावर्तित किरण के बीच का कोण। तो वहां पे देखेंगे आपतित किरण और दर्पण के बीच के सतह कोण, ये तो होंगे नहीं। आपतित किरण और दर्पण सतह पर खींचे गए लंब के बीच का कोण, ये भी नहीं होंगे। परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर के बीच खींचे गए बीच का कोण, तो ऑप्शन नंबर सी जो होंगे आपका सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। सॉरी, यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल रहा है सी में, परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण, ये तो गलत है, अभिलंब होना चाहिए था। तो डी आपको हो जाएंगे, परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचेगा अभिलंब के बीच का कोण। यहाँ पे क्लियर आपको अभिलंब के बीच का कोण, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा। डी सही होगा। तो ये आपके 58 प्रश्न जो कि इंपोर्टेंट है, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से आपको लिया गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से जितने सारे प्रश्न है आप इसको अभ्यास कर ले, अच्छा से याद कर ले। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आसान है, आसान से शब्दों में आपको समझा दिया गया। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं अब आप लोगों से गुजारिश करता हूँ
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अभ्यास कर ले और उनको भी समझ में आ जाए। तो अगला स्टेज में हम लोग जो वीडियो लेके आएंगे वह प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से होगा, तो जिसमें यही इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा। चलिए वीडियो को हम लोग